आजकल बहुत सारे लोग जो डेस्क जॉब करते हैं, उनके उनके रूटीन में 2 4 5 चीजें ऐसी जो उनको करनी चाहिए डेस्क जॉब वालों को। सबसे पहले तो अपने स्पाइन के पोस्चर का ध्यान देना चाहिए। जी। उनको चाहिए कि वो 20-20 का रूल अपनाए। हर 20 मिनट्स में एटलीस्ट 20 सेकंड्स आप खड़े होइए, वॉक करिए। ये चीज आप जरूर करिए। मैं एक एक्सपीरियंस जरूर बताना चाहूंगी। एक पेशेंट थे मेरे, 40 के एज के अप्रॉक्स होंगे। उनको एक जिम में इंजरी हो गई, तो वो ऑर्थोपेडिक के पास गए। उन्होंने बताया आपको एसीएल इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, माइल्ड है, आप क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करो। और उन्होंने कहा ठीक है, अब तो मसल स्ट्रॉन्ग करनी है। तो वो वापस जिम चले गए। जिम ट्रेनर से कहा कि मेरे डॉक्टर ने कहा है कि ये मसल क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग करनी है। जिम ट्रेनर ने कहा ठीक है, ये तो रोज का काम है। रोज का काम है। तो उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। तो जैसे ही उन्होंने क्वाड्रिसेप्स के लिए काम किया, उनका पीसीएल भी इंजर्ड हो गया। जिम ट्रेनर के पास मत जाइए। आपका डॉक्टर अगर आपको कहता है क्वाड्रिसेप्स को बिल्ड करिए, इसको बिल्ड करिए, ये इंजरी है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ये उनका काम है। लोगों ने एक बार फिजियोथेरेपी करवाई, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, हाँ। 1 या 2 बार करवाई तो उनको आराम नहीं मिला। वो बोलते हैं यार आराम तो हुआ नहीं। तो कितने सेशंस के बाद उनको आराम होगा या नहीं होगा, या उनको कितना उसको रेगुलरली करवाना पड़ेगा? कि मेरे पास 50% पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो वो आएंगे, मशीन लगवाएंगे, फिर मैं कहूंगी ये एक्सरसाइज कीजिए, कहेंगे अरे मैडम मैं तो सारे दिन एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो सारे दिन घर का काम करती हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत है। फिजियोथेरेपी बिल्कुल मसाज नहीं है। उन्हें लगता है ये अल्ट्रासाउंड घुमाएंगे तो ये मसाज है। सबसे बड़ा मिथ है ये फिजियोथेरेपी को लेके, बिल्कुल मसाज नहीं है। वो एक एमएफआर टेक्निक होती है, वो भी टेक्निक होती है, वो भी मसाज नहीं होती। हेलो दोस्तों, मन्नूज पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं मन्नूज पॉडकास्ट पर हेल्थ टॉक्स विद मन्नू, जहां हम बात करेंगे हेल्थ, फिटनेस और रियल लाइफ से जुड़े सॉल्यूशंस पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक ऐसी साइंस है जो कि बॉडी के पेन को ना ही सिर्फ रिकवर करती है, बल्कि उसको रिकवर करने के बाद उसको उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ तक और उसकी मोबिलिटी तक दोबारा लेकर जाती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी जैन, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है और विमेन हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं। मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो नमस्कार सभी को और आपको मुझे शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, लोगों का सवाल है, मेरा भी है, फिजियोथेरेपी को लोग गलत क्यों समझ लेते हैं हमेशा? हाँ, फिजियोथेरेपी को लोग गलत समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वहां जाके हाथ पैर ही तो हिलाने हैं, वो तो हम घर में भी कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर मसल की, हर जॉइंट की अपनी एक एक्सरसाइज होती है, अपना एक मूवमेंट होता है, अपनी एक रेंज लिमिट होती है। तो जब आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप क्यों जा रहे हैं। आप नॉर्मल हाथ पैर हिलाने नहीं जा रहे हैं। अगर आपका कोई रेंज लिमिटेड है जॉइंट का, या मसल में कोई दिक्कत है, तो आप उसको बेटर करने के लिए जा रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी एक ऐसी मेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, थेरेपी है, जो आपको आपके पेन को ही खत्म नहीं करता, साथ में उसके रूट कॉज को भी खत्म कर देता है। तो फिजियोथेरेपी ऐसी वैसी नहीं है। आपको रिक्वायर्ड है तो प्लीज जाइए और फिजियोथेरेपी कराइए। जी। अच्छा, किस टाइप के पेन में फिजियोथेरेपी की ज्यादातर जरूरत होती है? देखिए, वैसे तो फिजियोथेरेपी की सभी जगह जरूरत है। कहीं पर ये प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह यूज होता है, कहीं पर ये सेकेंडरी और सपोर्टिव के तौर पे। जैसे नॉर्मली हम बात करें, आपको मसल इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, या फिर उम्र के साथ होने वाले जॉइंट में घिसावट, वियर एंड टियर है, तो उसमें आपको फिजियोथेरेपी प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे लेनी पड़ती है। ये भी लिमिटेड है, जैसे फर्स्ट ग्रेड इंजरी है तो उसके बाद अगर ज्यादा है तो फिर सर्जरी और उसके अलावा भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। बाकी नर्व पेन्स में, बच्चों के केस में जो सीपी वगैरह, सेरेब्रल पाल्सी, सबके डिलेड माइलस्टोन के पेशेंट्स होते हैं, इसमें भी जरूरत होती है। तो फिजियोथेरेपी की आज के टाइम पे ओवरऑल हर केस में जरूरत है। कहीं ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, कहीं ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो अगर आपको एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स तो आप जाइए, जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन सा सवाल है, जो जिम ट्रेनर्स होते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहली बात तो इन दोनों का कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिम ट्रेनर
एक स्वस्थ मनुष्य को एक अलग सी बॉडी स्ट्रक्चर देने के लिए काम करते हैं। ओके। उन्होंने एनाटमी नहीं पढ़ी है, उन्हें Anatomy बस नहीं ये पता है कि ये एक्सरसाइज करो, हाँ। ये मसल बिल्ड हो जाएगी, यहाँ हाँ। पंप हो जाएगा, ये भारी लगेगा या अच्छा दिखेगा। ओके। जबकि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो प्रॉपर एक मेडिकल सब्जेक्ट है, मेडिकल कोर्स है, जिसको आप करने के लिए 5 इयर्स देते हो। आप ऐसा ही नहीं है कि आप आज उठे और आज ही जाके फिजियोथेरेपिस्ट बन गए, या 1 साल में बन गए, या 2 साल में बन गए। इसका प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। बंदा 4 साल पढ़ता है, फिर 1 साल इंटर्नशिप करता है, उसके बाद वो जाके पेशेंट को उसको टच करने का अधिकार मिलता है। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो एनाटमी, फिजियोलॉजी सब पढ़कर आया है और उसको पता है कि ये मसल है, इसका नाम ये है, इसको इस पे नर्व सप्लाई है, इस पे ब्लड सप्लाई है, और ये काम करने वाली है। तो दोनों का कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए। हाँ। तो कंपेयर करना गलत है, बहुत गलत है। अगर आपको कोई डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपकी क्वाड्रिसेप्स वीक है, तो आप जिम ट्रेनर के पास मत जाइए, क्योंकि वो मल्टीपल इंजरीज के कॉज बन सकता है। वो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, उनका काम है आपकी किसी चोट को ठीक करना, ना कि जिम ट्रेनर का काम है। ठीक है। तो आप कोई ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आपके साथ हुए, कोई किसी क्लाइंट के साथ कुछ अजीब सी प्रॉब्लम लेके आए हो, या उन्होंने कभी पेन ना होते हुए भी कुछ अजीब सा पेन आपको बताया हो कि ये पेन है? वैसे तो ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं कि मतलब कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं। पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। जो आपने पूछा, कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि पेन ना होते हुए भी पेन है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। एक्चुअल में ये साइकोलॉजिकल पेन होता है। पेशेंट को पेन नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि मेरे दर्द है। उसके कई कारण है, या तो पेशेंट स्ट्रेस में हो सकता है, या फिर पेशेंट एक लंबे टाइम तक एक पेन से सफर कर रहा था। अब वो ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में वो पेन की मेमोरी ऐसे सेट हो गई है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ऐसे केस में हम कुछ नहीं करते, इसमें प्लेसिबो इफेक्ट होता है ये, कि आप कुछ भी उनको लगा दो और कह दो हाँ ठीक हो आप, और पेशेंट सच में उसको लगता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे ये 1 2 3 मशीन लगी हैं। उसमें एक्चुअल में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। पेशेंट के मेंटल हेल्थ को देख के नंबर ऑफ मशीन बढ़ा देते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और कुछ एक्सरसाइजेस, बेसिक एक्सरसाइजेस करवा के, स्ट्रेचिंग वगैरह, और पेशेंट को बोलते हैं हाँ अब आप ठीक हो, आप 6 दिन बाद आना। आप इसको एसेस कैसे करते हो कि इसको पेन है नहीं, तो उसके फिजिकली या उसके मेंटली स्टेटस को देख के एसेस करते हो? हाँ। प्रॉपर एक असेसमेंट होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, कोई भी आप मान लीजिए आप किसी पेन को लेकर आए, और बेसिकली ये वाले पेन ऑर्थो से रिलेटेड होते हैं। आप मेरे पास कोई पेन लेकर आए, आपने मुझसे बोला मेरे यहाँ दर्द है, तो प्रॉपर असेसमेंट करते हैं हम कि हाँ सब। ऐसा पेशेंट आपको नेचर ऑफ पेन नहीं बता पाएगा कि पेन है कैसा। हम आपसे पूछेंगे शार्प शूटिंग पेन है, नहीं ऐसा तो नहीं है। हम आपसे पूछेंगे ऐसे तीखा तीखा सा पेन आ रहा है, या डल एक है, तो पेशेंट ऐसे कहेगा नहीं नहीं मेरे पेन है, बस पेन है। हाँ पेन है। और फिर जो हम असेसमेंट करते हैं, जैसे अभी मैंने बाइसेप्स का स्ट्रेच करके देखा, या कोई स्पेशल टेस्ट करके देखा, तो वो कोई पॉजिटिव नहीं आता, कोई भी पॉजिटिव नहीं आता। और अगर आप उनको बोलोगे कि आप, एक स्केल होता है कि मैं उनको बोलूंगी आप 0 to 10 में से मार्क कीजिए कि आपका पेन कैसा है, तो ऐसे पेशेंट्स ना ये बोलेंगे कि अभी तो नहीं है, लेकिन जब होता है तो बहुत तेज होता है। अच्छा। या फिर वो एक सेफ साइड पकड़ेंगे कि 3 है 4 है, इस रेंज में वो रहेंगे, कभी आपको ज्यादा पेन नहीं बताएंगे। उस समय आपको पेन की शिकायत हमेशा कम बताएंगे, क्योंकि उनको पता है और उनके फेस से नहीं लगता उनको पेन है। अच्छा। मतलब कि जब आप असेस करते हो, तो ये बहुत बड़ी चीज है फिजियोथेरेपी में, कि जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं या हम असेस करते हैं, तो हम पेशेंट का फेस भी रीड करते हैं। एक्सप्रेशन चेंज होता है ना, कि पेन आएगा तो आप थोड़े से सिकुड़ से जाओगे। बहुत सारे तो बड़े एक्टर भी होते हैं ना, नहीं पेन छुपा लेते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं आता कि उनको साइकोलॉजिकली फील होता है। इसका मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे आपने देखा हो किसी, कई बार कंडीशन में, कई कंडीशन है जब पैर को कट कर दिया जाता है, तो सही में पेशेंट को भी पता है उसका पैर कट चुका है, उसका घुटने से नीचे थोड़ा सा पैर है, उसके नीचे कुछ है ही नहीं। बट आपको थोड़ी थोड़ी देर में पेशेंट बोलेगा मुझे फुट में पेन हो रहा है,
मुझे एडी के पास पेन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको पेन नहीं हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, बट वो नर्व एंडिंग, हमें पेन फील कैसे हो रहा है, नर्व सप्ताह के लिए, तो वो नर्व एंडिंग फ्री है जो सप्लाई फुट में दे रही थी, अब वो फ्री है, उनमें कट लगा है, तो वो तो पेन के सेंसेशन दे रही है, तो पेशेंट को लग रहा है मेरे फुट में पेन हो रहा है। तो आपके पास कोई बहाना बना के नहीं आएगा, उसको सच में लग रहा है कि पेन हो रहा है, बस वो पेन का कोई फिजियोलॉजिकली कारण नहीं है, वो एक ऐसा है कि आपके दिमाग में ही हो रहा है, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली उसका कोई कारण नहीं है, बस वो सोच के बैठा है कि मुझे पेन हो रहा है। ऐसे तो बहुत मतलब कोई नहीं आएगा मुझे नहीं लगता कि आएगा। तो आपके पास पेशेंट्स जो है डायरेक्टली भी आते हैं या ऑर्थो जो रिकमेंड करते हैं वो आते हैं? नहीं, देखिए पेशेंट डायरेक्टली भी आते हैं और फिर रेफर होकर भी आते हैं, जैसे कि अब डायरेक्टली नी ओए का पेशेंट आपके पास आ जाएगा कि हाँ मेरे घुटने में दर्द है डॉक्टर साहब आप देखो, लेकिन वहीं अगर उसका ग्रेड 4 था तो वो पहले ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा, वो बोलेंगे कि भाई सर्जरी रिक्वायर्ड है, सर्जरी हो जाएगी, या लिगामेंट इंजरी के पेशेंट वहां जाएंगे तो सर्जरी के बाद वो हमारे पास आएगा। तो दोनों ही चीजें हैं, पेशेंट डायरेक्टली भी अप्रोच करता है और रेफर होकर भी आता है। मैंने बताया ना, कहीं कहीं ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, कहीं कहीं ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। और रही बात एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस जरूर बताना चाहूंगी। एक पेशेंट थे मेरे 40 के एज के अप्रॉक्स होंगे, उनको एक जिम में इंजरी हो गई, तो वो ऑर्थोपेडिक के पास गए, उन्होंने बताया आपको एसीएल इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, माइल्ड है, आप क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग करो। और उन्होंने कहा ठीक है अब तो मसल स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वो वापस जिम चले गए। जिम ट्रेनर से कहा कि मेरे डॉक्टर ने कहा है कि ये मसल क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग करनी है। जिम ट्रेनर ने कहा ठीक है ये तो रोज का काम है, रोज का काम है। तो उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो जैसे ही उन्होंने क्वाड्रिसेप्स के लिए काम किया उनका पीसीएल भी इंजर्ड हो गया। हाँ, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई डॉक्टर बता रहे हैं कि ये आपको एक अजीब सा पेन है जो एक्सरसाइज के बाद वाला नहीं है, या गिरने के बाद अक्यूट पेन अगर है आपको जो सडन आया है, तो जिम ट्रेनर के पास मत जाइए। आपका डॉक्टर अगर आपको कहता है क्वाड्रिसेप्स को बिल्ड करिए, इसको बिल्ड करिए, ये इंजरी है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ये उनका काम है। मिक्स मत कीजिए दोनों चीजों को। हाँ, ऐसे ही एक पेशेंट था मेरे पास कि उन्होंने एक पर्सनल ट्रेनर रखा घर पे ही आके कि वो जिम करवाए, उनके पास पूरा सेटअप था, होगा कुछ ऐसा, मुझे पूरा नहीं पता घर पे क्या क्या था। वो स्ट्रेचिंग करा रहे थे, स्ट्रेचिंग कराते ही पता नहीं कैसे करा रहे थे, कट सी आवाज आई, ये मेरे पेशेंट ने मुझे हिस्ट्री दी कि कट सी आवाज आई मेरे, और उसके बाद मुझे सिवियर पेन हुआ। तो मेरे ट्रेनर ने कहा कि नहीं नहीं सर ऐसा तो हो जाता है, वो चले गया, उसके बाद वो आया ही नहीं। तो मैंने जब हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया वो बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, नया नया सही लग रहा था, हो सकता है उसका फर्स्ट सेकंड केस हो। उनको हर्निएटेड डिस्क, स्लिप डिस्क डायग्नोज हो गया, उन्होंने एमआरआई कराई। तो अब देखिए ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो फिर आप लाइफ लॉन्ग आप उसको फेस करते हो। तो अगर आप किसी से मैनिपुलेट करवा रहे हो या फिर पर्सनल ट्रेनर रख रहे हो, तो आप पहले देखो उनको कि सच में एक्सपीरियंस भी है या नहीं है, या आप ही पहले उसके पेशेंट क्लाइंट हैं। जिम ट्रेनर के लिए तो क्लाइंट ज्यादा ठीक है, क्लाइंट हैं तो ये देखिए। और स्ट्रेचिंग के दौरान अगर आपको ओवर स्ट्रेच फील हो रहा है, आपका ब्रेन आपको बताएगा कि ये ठीक नहीं है, तो रोकिए उनको, उनकी मत चलने दीजिए हर जगह, क्योंकि वो एट द एंड वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और कोई भी सब्जेक्ट मेडिकल पढ़कर नहीं आए, उन्हें नहीं पता। तो ये मेरे सबसे ऐसे थे जिनको देखकर मैंने ऐसे कहा अच्छा तो फिर दोबारा बुलवा लेते हैं। तो थोड़ा सा मतलब फनी भी था, लेकिन वैसे खराब भी है ये काफी। तो यही है कि जिम तभी जाइए जब आपको बॉडी बनानी है, पोस्चर का ध्यान रखिए, और अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम आई है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, तब जिम बिल्कुल मत जाइए जब तक आपका फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कह देता। तो दोस्तों सही पेन मैनेजमेंट के लिए आप सही एक्सपर्ट के पास जाइए, ऐसे ही अपने दिमाग से किसी के पास ना जाए। मैम आजकल लोअर बैक पेन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन है, तो इसके मेजर रीजंस क्या बोलोगे आप? देखिए लोअर बैक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग सब में दिखती है, उसके कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन्स में तो जो सामने की तरफ हमारा वेट शिफ्ट हो जाता है, जो बेबी का होता है उससे सीओजी शिफ्ट हो जाती है, तो पोस्चर खराब हो जाता है। और
वुमेन्स में और चाइल्ड्स में विटामिन डी की कमी डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारा लोअर बैक एक होता है। अगर हम कॉज की बात करें तो जो जनरल कॉज है आज के टाइम पे वो है पोस्चर। कि आप ऐसा पोस्चर रखते हैं सारे टाइम कि आपकी जो मसल्स हैं जो बैक को स्पाइन को सपोर्ट कर रही हैं उनको वो वीक हो जाती हैं, तो सारा का सारा लोड आपके स्पाइन पर शिफ्ट हो जाता है। तो सबसे पहला काम है कि आप अपनी जो पोस्चर है उसका ध्यान रखिए। और दूसरा जो मेजर मसल्स हैं जैसे कि हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स, सबसे ज्यादा लोअर बैक एक में यही है कारण जो लोअर बैक एक का कारण मतलब बनता है। आपकी ग्लूट्स टाइट हो गई, वीक हो गई, हैमस्ट्रिंग टाइट हो गई तो आपका जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली पेल्विस से जुड़ी हुई है, ग्लूट्स भी आपकी और हैमस्ट्रिंग भी। अगर हैमस्ट्रिंग बायलेटरल मतलब दोनों तरफ की टाइट हो जाती है तो आप समझिए वो आपके पेल्विस से जुड़ी है, पावरफुल मसल है, एंटी ग्रेविटी मसल है, आपको खड़ा रखने में हेल्प कर रही है, तो पावरफुल तो है ही। तो जैसे ही वो टाइट होती है आपके पेल्विस को पीछे की तरफ खींच लेती है। अब पेल्विस से आपकी स्पाइन जुड़ी हुई है, अब सोचिए अगर आपका पेल्विस पीछे जाएगा तो स्पाइन किधर जाएगी। तो मेजर कारण है आज के टाइम पे कि आपके पोस्चर की वजह से ये मसल्स टाइट हो जाती हैं और इनका बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है आपके जॉइंट्स पे, तो उसकी वजह से लोअर बैक एक रहता है। और इंडिया में तो 90% लोगों की हैमस्ट्रिंग टाइट है, तो सभी को इसकी थोड़ी सी इसको न्यूट्रल तो रखिए, न्यूट्रल करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने बोला कि विटामिन डी और विटामिन B12 ये कितने इम्पोर्टेंट है और इंडिया में बहुत सारे लोगों में इसकी कमी है, ये क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए विटामिन डी और विटामिन B12 दोनों ही बहुत वाइटल विटामिन हैं, हमें बॉडी के बहुत सारे फंक्शनल मूवमेंट के लिए, फंक्शनल एक्टिविटीज के लिए, केमिकल रिएक्शंस के लिए ये दोनों ही चाहिए। अच्छा। और विटामिन डी की कमी है, कमी का कारण है, मेजर कारण जो है कि हम हमारे इंडिया में ढककर रहना पसंद करते हैं। अच्छा। महिलाओं को तो देखिए पूरे कपड़े पहनिए, शादी से पहले धूप में निकलेगी तो काली हो जाएगी, शादी नहीं होगी। अच्छा। शादी के बाद ये तेरे जेठ हैं, ये तेरे ससुर हैं, ये तेरी सास हैं, मतलब अगर आप ऐसे जाओगे, चेहरा भी कई रीजन में तो चेहरा भी नहीं खोलने देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे कपड़े पहन के धूप में 4-4 घंटे बैठे, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। जब तक आपकी स्किन एक्सपोज नहीं होगी सनलाइट में तब तक आपका विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो और विटामिन B12 जो है वो ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलता है, बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेज भी हैं, बट क्योंकि आप देखोगे तो इंडिया में मिडिल क्लास लोग ज्यादा हैं, तो वो चीजें इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें, सीड्स हो गए हैं, नट्स होते हैं, कई चीजों में है, तो वो उन चीजों को ले नहीं पाते, इसीलिए वो ज्यादातर वेजिटेरियन लोग विटामिन B12 में डेफिशिएंट रहते हैं। और हमारे यहाँ सिंपल है, लंच में होगा वही रोटी दाल, वो हम कुछ वैरायटी नहीं खाते। हमारे इंडिया में हम वैरायटी नहीं खाते, हमारा सेम चलता है, हमने हफ्ते में एक कोई चीज नहीं खा ली तो खा ली, वरना रोटी आप देखिए सुबह शाम सब जगह रोटी 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 ही मिलेगी इंडिया में। तो ये मेजर कॉजेज हैं विटामिन डी और B12 की कमी के इंडिया में। तो आप ये बताइए, स्लीप डिस्क और साइटिका के पेन में भी फिजियोथेरेपी काम करती है? हाँ बहुत ज्यादा। स्लिप डिस्क बेसिकली पोस्चर की वजह से ही होता है। इसका मेन है कि पोस्चर आपका लंबे समय तक खराब था, उसकी वजह से आपके डिस्क पे प्रेशर पड़ने लगा और स्लिप डिस्क हो गई। और शियाटिका के केस में ज्यादातर शियाटिका का पेन आपकी एक पाइलिफॉर्मिस मसल होती है उसके टाइटनेस की वजह से आता है। तो जब आप टाइम पे मतलब जब आपका शुरू हुआ है, प्रॉब्लम शुरू हुई है, तब अगर आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो डेफिनेटली क्यूरेबल है। अच्छा। आप जाइए, एक लंबा समय दीजिए और उसके बाद जितना आपका फिजियोथेरेपिस्ट कहता है कि ये रिक्वायर्ड है, वो जो एक्सरसाइज आपको बताते हैं वो करिए, तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई वो वाली दो राहे वाली बात नहीं है, ठीक है। आजकल नी पेन भी बहुत ज्यादा कॉमन है लोगों में, तो उसके भी कुछ 2-3 आप छोटे मोटे एक्सरसाइज लोगों को बता पाएंगे? हाँ बिल्कुल बता पाऊंगी। नी पेन भी उसी कारण से है, मसल वीकनेस और टाइटनेस की वजह से, और दूसरा विटामिन डी की वजह से, कमी की वजह से। तो सबसे पहले तो विटामिन डी और कैल्शियम, इन दोनों के आप सप्लीमेंट्स लीजिए या फिर आप अपने डाइट में इन्हें इंक्लूड करिए। अगर आपको एक अर्ली एज में ही नी पेन आ गया है तो
उसके अलावा कई सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे काफ स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, है ना। और उसके अलावा आइसोमेट्रिक्स होती हैं। आप एक टॉवल का बंडल बनाइए, ऐसे राउंड सा रोल बनाइए, उसको अपने नी के नीचे रखिए, सीधा लेट जाइए पीठ के बल, नी के नीचे रखिए और नी को अंदर की तरफ प्रेस कीजिए। पंजे को अंदर लेके, मान लीजिए मेरा पंजा है और ये मेरा नी है, तो यहाँ पे मैंने एक टॉवल प्लेस की हुई है, तो पंजे को अंदर लेके यहाँ से इसको प्रेस कीजिए, तो वो आपके नी को हेल्प करेगा। दूसरा है कि आप ऐसे बैठे रहते हैं चेयर पे, पैर को ऊपर करिए और इसको होल्ड करिए 10 सेकेंड, वापस नीचे ले जाइए। शुरू कीजिए इससे, अगर आपका इनिशियल पेन है तो वो ठीक हो जाएगा। और सलाह यही है कि अगर आपको ज्यादा है, बहुत समय से है, तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट को जरूर दिखाएं, खुद से कोई एक्सरसाइज ना करें। एक दो ठीक है ये इनिशियल डेजेस के लिए, लेकिन ज्यादा पेन है तो पहले दिखाइए। तो मैंने ये पूछा इसलिए क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो डेस्क जॉब करते हैं, उनके रूटीन में 2-4-5 चीजें ऐसी जो उनको करनी चाहिए डेस्क जॉब वालों को। देखो, डेस्क जॉब वालों को सबसे पहले तो अपने स्पाइन के पोस्चर का ध्यान देना चाहिए। उनको चाहिए कि वो 20-20 का रूल अपनाए, हर 20 मिनट्स में एटलीस्ट 20 सेकेंड्स आप खड़े होइए, वॉक करिए, ये चीज आप जरूर करिए। उसके बाद आप अपने कंधों को यूं झुकाकर नहीं बैठिए। ये हम कब करते हैं, जब लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, हमने गोद में रख लिया, या हमारी टेबल की हाइट ठीक नहीं है, मेन चीज है टेबल की हाइट ठीक नहीं है, या आप फोन चला रहे हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने टेबल की हाइट को बढ़ाइए कि आपके लैपटॉप या फोन या टैबलेट जो भी है आपका, या पीसी जो भी है, उसका आई लेवल पे आपका वो आ जाए। तो आप जब काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पोस्चर ठीक रहेगा, तो उनको कोई फिर ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी हमें, मतलब आपका पोस्चर ठीक रहेगा तो प्रॉब्लम उतनी नहीं आएंगी, पोस्चर खराब रहेगा तो सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि हमें पोस्चर ठीक रखना है। उसके बाद हर 20 मिनट्स में, हर हाफ एन आवर में आप खड़े होइए, एक थोड़ा छोटा सा राउंड लगाइए, थोड़ा सा नेक मूवमेंट करिए, ये सब करिए और फिर बैठ जाइए, वो ठीक है आपके लिए। अच्छा मैम, बच्चों और जो भी एल्डरली लोग होते हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी कैसे अलग से कुछ होती है? देखिए, एल्डरली लोगों में हम पहले ये देखेंगे कि वो किसी पैथोलॉजी या डिसीज के साथ आए हैं या फिर वो एज की वजह से आए हैं, क्योंकि कई बार होता है कि एज हो गई है इतनी कि अब उनसे चला फिरा ही नहीं जाता या मूवमेंट ही नहीं हो पा रहे, तो वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि उनका मूवमेंट गेन कर दो, ठीक है, वो अपने चलते फिरते रहे, वो ठीक रहे। उनका गोल क्या है, पेशेंट के गोल पर भी डिपेंड करता है। और अगर कोई डिसीज लेकर आ रहे हैं, जैसे पार्किंसन हो गया, स्ट्रोक हो गया, कोई भी या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जो एज रिलेटेड डिसीजेस हैं, तो उसमें अपना एक अलग प्रोटोकॉल होता है डिसीज का, और पेशेंट के कौन सी मसल वीक है, टाइट है, और ज्यादा कोई स्ट्रेंथन हो गई है, क्या दिक्कत आई है, क्या इम्बैलेंस हुआ है, उस पे क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोटोकॉल सेट होता है। और जो बच्चे हैं, तो बच्चे अक्सर आते हैं जो जिनको अनॉमली होती है कोई ना कोई, मतलब जिनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया या जिनके डिलेड हो गए माइलस्टोन, जैसे हमें आंखों को इस टाइम तक ठहर जाना चाहिए था या बैठने लग जाना चाहिए था, तो उस केस में भी चाइल्ड टू चाइल्ड प्रोटोकॉल डिफर करता है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो वो केस टू केस डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल, केस टू केस डिपेंड करता है, और बच्चे पर भी निर्भर करता है कि वो कितनी एज का है। कुछ केसेस में मैम, जैसे जिसकी मेडिसिन चल रही होती हैं, उनको भी फिजियोथेरेपी रेकमेंडेड होती है, तो वो कितनी जरूरी होती है? वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मेडिसिन चल रही है तो मेडिसिन आपके पेन को कम कर देगी, मेडिसिन हो सकता है आपको अंदर से हील भी कर देगी, लेकिन आप खुद सोचिए, ये मेरा हाथ है, ये तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इसे चलाओगे नहीं। ये कोई भी मेडिसिन देके आप इसे यूं चला नहीं सकते, इसको चलाने के लिए आपको चलाना पड़ेगा। और ये चलाने का काम फिजियोथेरेपिस्ट करेगा, ये आप खुद भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो पेन में हैं, स्ट्रेंथ नहीं है अभी। हाँ, स्ट्रेंथ भी नहीं है, पेशेंट पेन भी है, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता हाँ कोई, क्योंकि आपका अगर पेन भी है तो आपका ब्रेन काम कर रहा है आप पर, तो वो जाने ही नहीं देगा, क्योंकि वो तो बचाता है पेन से आपको, उसका काम है, प्राइमरी फंक्शन है आपको पेन फील ना होने दे ज्यादा, है ना, एक लिमिटेड ही पेन फील करवाए जो नेसेसरी है, जिससे आपको इंजरी का पता चले। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कभी लगेगी ना तो पेन की वजह से ही पता चलेगा, फिर आप ऐसे रोक लोगे कि नहीं नहीं ऐसे ले जाने में तो दर्द होता है, आपने नहीं रोका, वो ब्रेन ने आपसे रुकवाया, तो फिजियोथेरेपिस्ट करेगा ये काम। हाँ। एक और बड़ा मिथ है लोगों में, जैसे बड़े कॉमन से पेन हो गए, जैसे नी पेन हो गया या बैक पेन हो गया,
तो उसमें लोगों ने एक बार फिजियोथेरेपी करवा ली, फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, हाँ। 1 या 2 बार करवाई तो उनको आराम नहीं मिला। हम्म। तो वो बोलते हैं यार आराम तो हुआ नहीं। तो कितने सेशंस के बाद उनको आराम होगा या नहीं होगा, या उनको कितना उसको रेगुलरली करवाना पड़ेगा, घर पे कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, इसके बारे में कुछ आप बताइए प्लीज। देखिए, ये पेशेंट के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बोलूंगी कि मेरे पास 50% पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। एक्चुअल में जो कुछ करना ही नहीं चाहते, मान के चलो मेरे पास 10 पेशेंट आए, मैंने उन्हें 20 सेशंस बताए कि आपको 20 सेशंस कम से कम लगेंगे, तो आपको रेगुलर आना है। तो वो आएंगे, मशीन लगवाएंगे, फिर मैं कहूंगी ये एक्सरसाइज कीजिए, कहेंगे अरे मैडम मैं तो सारे दिन एक्सरसाइज करता हूँ, मैं तो सारे दिन घर का काम करती हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत है, मैं तो इतनी चक्कर लगाती हूँ सारे दिन, ऊपर नीचे सीढ़ियां उतरती रहती हूँ। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की बात मानिए, और ये कोई जादू नहीं है। आप पेन किलर भी लेते हैं तो सुबह शाम लेते हैं और कई दिन तक लेते हैं, तब आप जाके ठीक होते हैं। तो ये तो एक ऐसी थेरेपी है जो बिना मेडिसिन के आपको ठीक कर रही है, तो थोड़ा तो समय दीजिए। मतलब ऐसे 1-2 सेशन में कुछ नहीं होने वाला। आप जा रहे हैं तो केवल आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट का नाम खराब कर रहे हैं, क्योंकि आप जाएंगे आपको आराम आएगा नहीं, कोई दूसरा पेशेंट कहेगा आपको अरे अरे मत जाओ, या तो वो डॉक्टर खराब हो जाएगा आपके लिए, या फिर फिजियोथेरेपी खराब हो जाएगी। मुझे लगता है ये वही लोग होंगे जो फिजियोथेरेपी को सिर्फ मसाज समझते हैं। हाँ, इनको लगता है। ये भी आप दर्शकों को बताइए कि फिजियोथेरेपी सिर्फ मसाज नहीं होती। फिजियोथेरेपी बिल्कुल मसाज नहीं है। ये उन्हीं लोगों को मसाज लगती है जिनको मोडालिटी समझ नहीं आता। उन्हें लगता है ये अल्ट्रासाउंड घुमाएंगे तो ये मसाज है। मसाज नहीं है वो, उसका अपना एक काम है, वो अपनी फंक्शनैलिटी रखती है, उसका अपना प्रोटोकॉल है, अपना बिल्कुल इम्पोर्टेंस है हर मोडालिटी की। वो फिजियोथेरेपी इज नॉट अ मसाज। सबसे बड़ा मिथ है ये फिजियोथेरेपी को लेके, बिल्कुल मसाज नहीं है। वो एक MFR टेक्निक होती है, वो भी टेक्निक होती है, वो भी मसाज नहीं होती। MFR क्या होता है? MFR होता है कि ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, तो उनको दबाकर या उधर थोड़ी सी मसाज करके उसको तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। ट्रिगर पॉइंट मतलब छोटे मसल्स के जो फाइबर होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं ओवर यूज के बाद। तो वो भी मसाज नहीं होती। और मुझे लगता है इसका एक कॉमन कॉज ये भी है कि कई फिजियोथेरेपिस्ट या फिर कुछ जो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, बट देख देख के थोड़ा बहुत सीख गए और वो करने लगे, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने लगे। होम विजिट्स में ज्यादा होता है ये। या फिर आप जाओगे कहीं फिजियोथेरेपी सेंटर पे तो वो जो हेल्पर्स की तरह रख लेते हैं, असिस्टेंट की तरह, तो कई बार वो उतने पढ़े लिखे उन्हें नहीं होती डिग्री, उन्हें उतना ज्ञान नहीं होता, बस देखकर सीखे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, मशीन लगाया, हाँ हो गई, जाओ। तो उनको फिर इससे भी मिथ बन जाता है कि ये तो मशीन और मसाज पेशेंट के लिए तो सेम ही हो जाता है। तो अवेयरनेस की कमी है, ये थोड़ी अवेयरनेस फिजियोथेरेपिस्ट को भी चाहिए कि वो पेशेंट को अवेयर करे, फर्स्ट सेशन में उसको अच्छे से टाइम दे, अच्छे से बताए। तो अकेले पेशेंट की गलती नहीं है, ये दोनों की ही है। ठीक है, तो अवेयरनेस, मेन अवेयरनेस की अवेयरनेस। अच्छा मैम, न्यूरो फिजियोथेरेपी, पीडियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी और डायनामिक फिजियोथेरेपी, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, डायनामिक फिजियोथेरेपी तो फिजियोथेरेपी के अंदर की एक टेक्निक हो गई। और जो आपने बात की पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी या फिर न्यूरो फिजियोथेरेपी या ऑर्थो फिजियोथेरेपी आप कह सकते हो, या स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, ये जो है ये मास्टर्स होती है, ये सब्जेक्ट्स हैं एक्चुअल में, ये अलग से कोई फिजियोथेरेपी नहीं है। ये फिजियोथेरेपी का ही पार्ट है। इसमें मास्टर्स करना होता है, ये सब्जेक्ट है कि आपने बीपीटी की तो आप सारे पेशेंट देख सकते हो। अब आपने ऑर्थो में मास्टर्स कर लिया तो आप स्पेशलाइजेशन हो गया आपके पास कि हाँ मैं स्पेशली ऑर्थो के ही पेशेंट देखूंगा। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है अलग से, ये सब लगभग से फिजियोथेरेपी की ब्रांचेस ही हैं। और जो डायनामिक फिजियोथेरेपी है वो टेक्निक है। अच्छा, तो न्यूरो बिल्कुल अलग नहीं है इनसे, काइंड ऑफ सेम ही है जो भी हम थेरेपीज देते हैं पेशेंट्स को? नहीं, देखिए, जो फिजियोथेरेपी तो एक आप पेड़ की जड़ मान लीजिए, रूट मान लीजिए, तो उसकी निकली हुई ये शाखाएं हैं, तो लगभग सब कुछ सेम होता है। बट जैसे न्यूरो में न्यूरो के पेशेंट्स को देखते हुए कुछ टेक्निक्स अलग होती हैं, ऑर्थो में अलग होती है। क्योंकि सर देखिए, न्यूरो का पेशेंट आया तो आप वहाँ नर्व और ब्रेन को हैंडल कर रहे हैं। ऑर्थो का पेशेंट आया तो आप वहाँ जॉइंट और मसल को, लिगामेंट्स को कर रहे हैं। पीडियाट्रिक का पेशेंट आया तो उसको तो ब्रेन सभी छोड़ दीजिए, उसमें तो सब कुछ मिक्स होता है, क्योंकि वो बच्चा तो बैठना भी नहीं सीखा है, उसको पता ही नहीं, डिपेंड करता है कैसा बच्चा है।
तो इनमें सब में टेक्निक्स अलग होती है, क्योंकि फिर आप अलग अलग चीज को हैंडल कर रहे हैं। बाकी इनिशियल जो रहता है ट्रीटमेंट वो लगभग सभी में सेम रहता है। इनिशियल जो फर्स्ट एड की तरह हम यूज करते हैं कि इसका पेन कम करना है या वो, तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। मैम आजकल जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है जो यहाँ से शुरू होती है, बहुत सारी लेडीज में भी है शुरुआत है। हाँ, इसका क्या रीजन हो सकता है? फीमेल्स में वैसे होम तो मेकर्स इसके, की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, होम मेकर्स के लिए फीमेल्स में वैसे तो बहुत सारे कॉजेज हैं, बट हाउसवाइफ में आप मेनली देखेंगे तो वो होम मेकर हैं तो घर का काम करती हैं, तो सारा दिन उनका पोस्चर ये रहता है फर्स्टली। फिर से पोस्चर इसका हाँ, रोल। फिर से पोस्चर आप देखेंगे तो सब जगह आएगा, क्योंकि डिफॉर्मिटी होती ही आपके गलत पोस्चर की वजह से। जी। गलत पोस्चर क्या, एक मसल वीक हुई, मसल का इम्बैलेंस हुआ और आपके डिफॉर्मिटी बन गई। ये सीधा सीधा सा वो है। तो सेकंड होता है कि फीमेल्स में विटामिन डी की कमी होती है, उनकी मसल्स उतनी अच्छी नहीं होती, हम प्रोटीन अच्छे से नहीं लेते तो मसल्स भी डेवलप नहीं हो पाती, स्ट्रॉन्ग एनफ नहीं हो पाती। और तीसरा मेजर कॉज है फीमेल्स का पहनावा। इंडिया में आप देखेंगे तो बहुत टाइट ब्लाउज पहनती हैं, एक साइड पल्ला करके पहनती हैं, तो उसकी वजह से आप देखिए अगर मैंने इस तरफ पल्ला कर लिया तो हमने वजन डाल दिया इधर, तो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लोड थोड़ा ज्यादा इस तरफ, लोड एक तरफ ज्यादा हो जाएगा। या टाइट ब्लाउज पहन लिया तो मेरे शोल्डर्स पीछे की तरफ जाएंगे, तो काफी देर तक रहेंगे, उसकी वजह से लोड आता है। तो ये कुछ मेजर कॉजेज हैं कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो फ्री नहीं है, मूव करने के लिए फ्री नहीं है, तो हमें ज्यादा टाइट क्लोथिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। और वो मैंने बताया था थोड़ा ढक के रहते हैं हम, उसकी वजह से विटामिन डी कम हो जाता है, तो विटामिन डी का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, होम बेस्ड फिजियोथेरेपी कितनी इफेक्टिव होती है? होम बेस्ड फिजियोथेरेपी वैसे तो उतनी ही इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप क्लिनिक जा सकते हैं, हॉस्पिटल जा सकते हैं, तो आपको क्लिनिक और हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। होम बेस्ड फिजियोथेरेपी में बस एक ड्रॉबैक है, एक तो आप क्लिनिक जाएंगे तो आप 1.5 घंटा लगाएं, 2 घंटा लगाएं, आपकी मर्जी है। लेकिन जब आपके घर पर कोई फिजियोथेरेपिस्ट आएगा तो उसका टाइम बहुत वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि उसके पास अगला भी पेशेंट होगा। अगर वो आपके यहाँ ही 2 आवर्स लगा देगा तो वो आगे कैसे जाएगा, तो वो प्रॉपर हो नहीं पाता। और दूसरा, वो कितनी चीजें आपके पास लेकर आएंगे, है ना। तो अगर आप न्यूरो के पेशेंट हैं, आप जा नहीं सकते, तो उसमें बहुत कम रिक्वायरमेंट्स होती हैं मोडालिटीज, तो आप कर सकते हैं कि आपने घर पे बुला लिया, या पीडियाट्रिक पेशेंट है। लेकिन अगर आपको जैसे ऑर्थो के इश्यूज हैं, तो कुछ सेशन जब तक आपका फिजियोथेरेपिस्ट ना कह दे कि अब हम घर पे कर सकते हैं, तब तक आपको क्लिनिक या हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। तो पेन फ्री लाइफ के लिए 5 मेजर रिकमेंडेशंस आप क्या दोगे? ओके, देखिए पेन फ्री लाइफ के लिए सबसे पहले वही कि पोस्चर ध्यान रखिए, प्लीज पोस्चर का जरूर ध्यान रखिए। दूसरा, आपके जो विटामिन हैं, कैल्शियम है, उसका ध्यान रखिए, डाइट पर ध्यान रखिए। और फोर्थ है कि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में मत जाइए, मतलब कि कुछ भी नहीं कर रहे, आपकी डेस्क जॉब है या आप फ्री है, तो अपनी बॉडी को मोबाइल रखिए। मोबाइलिटी बहुत जरूरी है, मूवमेंट इज द मेडिसिन, बेस्ट मेडिसिन, है ना। आप मूव कर पा रहे हैं तभी आप हेल्थी हैं, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखिए। और सबसे बड़ा, अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपको भगवान ने बोझा उठाने के लिए नहीं भेजा है, तो जिम जा रहे हैं आप उठाइए, वेट ट्रेनिंग कीजिए, बहुत जरूरी होती है आपकी कैलोरीज के लिए भी, उसको डेफिशिएंट वेट मैनेजमेंट के लिए, मसल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है उस समय। लेकिन आप पोस्चर का ध्यान रखिए और साथ में एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट मसल्स का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आप क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग किए जा रहे हैं बट हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग भूल रहे हैं। क्योंकि इस बात को समझिए, आपका हाथ आगे की तरफ मूव कर रहा है तो ये छोटी हो रही है मसल, लेकिन इसकी लेंथनिंग हो रही है। तो अगर आपको इसको स्ट्रेंथन करना है तो इसकी लेंथनिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो ये टाइट हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पेन नहीं होगा। और फिर पेन तो भगवान की दी हुई चीज है कई बार इसे नहीं रोक सकते। सही एक्सरसाइज करें और सही पोस्चर के साथ करें। तो डॉक्टर साहब, एक और सवाल कई बार निकल के आता है, जैसे लोगों को कई बार स्ट्रेस होता है, बड़े ऑफिस का स्ट्रेस भी हो सकता है, किसी काम को लेकर भी हो सकता है, तो उनको बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में हैवीनेस लगती है, जैसे चेस्ट में फील होने लगती है, किसी किसी को सर में फील होने लगती है, किसी किसी के हाथ पैर ही बड़े हैवी फील होते हैं, उठ ही नहीं सकते। और एक तो वो, और दूसरा
उसके अंदर फिजियोथेरेपी का क्या रोल हो सकता है? 2 सवाल। देखिए, पहले तो हम बात करेंगे कि स्ट्रेस में जो आपने चेस्ट हैवीनेस और बॉडी में हैवीनेस की बात की, वो क्यों होता है। एक्चुअल में जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपका नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है जी। उसकी वजह से आपकी जो चेस्ट के अराउंड की मसल्स हैं, मेनली पेक्टोरल मतलब जो चेस्ट पर है डायरेक्टली, और जो डायफ्राम जो आपके ब्रीदिंग मसल है, वो टाइट हो जाती है। और वो इतनी टाइट हो जाती है कि आपको एक ऐसी फीलिंग देती है कि पत्थर सा रखा हुआ है। वो सच में हैवीनेस फील होती है पेशेंट को, वो कोई फीलिंग नहीं है, एक्चुअल में मसल टाइटनेस की वजह से वो फीलिंग आती है कि हाँ, मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, मेरे सीने पे किसी ने पत्थर रख दिया। आपको पेशेंट इस तरीके की हिस्ट्री देंगे कि मुझे लगता है कि वो, तो ये एक फीलिंग नहीं है, प्रॉपर इसका एक साइंस है कि इसकी मसल्स इतनी टाइट हो जाती है कि वो टाइटनेस के चक्कर में लगता है पेशेंट को कि बंधा बंधा है और वो हैवीनेस है। और स्ट्रेस में फिजियोथेरेपी का ये रोल है कि आप फिजियोथेरेपी से कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, कम कर सकते हो। और साथ में जो बहुत लंबे टाइम से किसी स्ट्रेस में है तो उनके शरीर पर भी इफेक्ट आता है, जैसे उनकी मसल टाइट रहती है, वेट गेन हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से आप उन समस्याओं से भी समाधान पा सकते हो। जैसे कि मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ एक्सरसाइज हैं, आपकी स्लीप अच्छी करने के लिए एक्सरसाइजेज हैं, जिसको डायरेक्टली स्ट्रेस इम्पैक्ट करता है। आपका बॉडी वेट हो गया, वो बॉडी वेट के लिए आपके पास एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। आपके जॉइंट पेन, जो मसल टाइट होंगी, ऑब्वियस बात है मसल में पेन होगा, जॉइंट में पेन होगा, आप उसको कम कर सकते हो। तो स्ट्रेस की वजह से होने वाले नुकसान भी ठीक कर सकते हो, साथ में स्ट्रेस भी कम कर सकते हो। स्ट्रेस कम करने के लिए मैं बेसिक सभी को बताऊंगी कि अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है कभी भी, तो आप 2 चीजें सबसे पहले कीजिए। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, उस चीज को भूलने की कोशिश कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। गहरी सांस नाक से लीजिए और मुंह से धीरे 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 छोड़िए उसको। और फिर सेकंड, कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद कीजिए जिसको आप, जो आपकी मेमोरेबल हो, अच्छा हो, कि हाँ ये जिसको आप सोचकर खुश हो जाते हैं। और सबसे पहला काम, आप, ये तो टेम्पररी है कि आपको स्ट्रेस हुआ, आपने ये किया। सबसे जरूरी काम है स्ट्रेस में, आप ये देखिए आपको स्ट्रेस हो किस वजह से था, और वो सच में स्ट्रेस लेने लायक है या नहीं। रूट कॉज पे जाएं। हाँ, रूट कॉज पे काम करना बहुत जरूरी है। और उसको फिर आप, अगर सच में टेंशन लेने वाली बात है तो आप उसको ठीक कीजिए। आप प्रॉब्लम पर फोकस मत कीजिए, प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर फोकस कीजिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखिए। तो आप वजह खत्म कर दोगे तो स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा, है ना। और नहीं हो रहा है तो जरूरत है आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलने की। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। आज की फिजियोथेरेपी की जर्नी हम यही समाप्त करते हैं डॉक्टर लक्ष्मी के साथ। उम्मीद है कि आपको इस कॉन्वर्सेशन से काफ़ी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी ऐसे टिप्स मिले होंगे जिसको आप अपनी डेली लाइफ या रूटीन में रोज़मर्रा में इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हेल्थ एक, मेरे ख्याल से एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें डेली कमिटमेंट चाहिए होता है, एक दिन से कुछ नहीं होगा। तो आप रोज उस पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, उनको भी प्रेरित करें। और हो सकेगा तो हम आगे भी इस तरह की बातें करते रहेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी धन्यवाद। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच। नमस्ते।